जय हिंद, नमस्कार। माय नेम इज यश परमार एंड आई वेलकम यू ऑल हियर ऑन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। अगर आप 2026 की एसएससी सीजीएल देने जा रहे हैं और अभी तक आप लोगों को अगर ये नहीं पता है कि सर जीके में किस तरह से स्कोर किया जाए और सेक्शनल कट ऑफ को कैसे पार किया जाए, तो आज का ये वीडियो जो होने वाला है ये आप लोगों के लिए ताबड़तोड़ साबित होने वाला है। आज के इस वीडियो में फिजिक्स का ऑप्टिक्स जो चैप्टर होता है, इस ऑप्टिक्स चैप्टर से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को उठाएंगे जो हर साल एसएससी ने अपनी हर एग्जाम में पूछे गए हैं। यही क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लोग जो है इस साल के एसएससी में जीके में कम से कम 1 से 2 नंबर जो है सिर्फ इसी अकेले वीडियो से आप लोगों के बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। हमारे पास सर जो मिरर होता है, प्लेन मिरर, उस प्लेन मिरर में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। पहली और सबसे खतरनाक बात यही हो जाएगी कि सर प्लेन मिरर को कैसे बनाया जाएगा। तो आप याद रखेंगे, कांच का टुकड़ा लेंगे, कांच के टुकड़े पर हम लोग पॉलिश करेंगे और ध्यान रखना पॉलिश होती है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है। हाँ या ना। समतल दर्पण जो होगा वो जब भी आप लोगों का इमेज बनाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि सर ये हमेशा जो है रियल और सीधा इमेज बनेगा। हाँ या ना। सीधे से मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग कांच में देखने जाते हैं, दर्पण में हम लोग मिरर में देखते हैं, तो हमको कभी भी सिर नीचे पैर ऊपर नहीं दिखा। इसका मतलब मिरर में हमारा इमेज कैसा बनेगा, सीधा। सर आभासी इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, जिस इमेज को हम लोग टच नहीं कर पा रहे हैं, जिस इमेज को हम लोग स्क्रीन के ऊपर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका आभासी इमेज होता है। जैसे आप लोग मूवी थिएटर में जाते हो, आप लोग ऐसे हाथ खड़ा कर देंगे तो जो मूवी की स्क्रीन है वो आपके हाथ पर टच होने लग जाएगी। इसका मतलब वो रियल इमेज है जिसको आप टच कर सकते हो। अब टच करना ऐसा नहीं कि आप हीरो को ही टच करके मारने लग गए, वो नहीं। ठीक है क्या। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो उसको कितना बड़ा मिरर लेकर आना पड़ेगा कि वो अपने आप को पूरा देख पाए। तो सर बड़े से बड़ा तो कितना भी बड़ा ले सकता हूं ना मैं। जैसे 180 मीटर अगर मान लीजिए मेरी हाइट है, जो कि एक्चुअल में है भी, अगर मैं किसी 180 मीटर के सेंटीमीटर के ही अगर मैं मिरर में जाऊंगा तो मैं अपने आप को देख पाऊंगा। लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे छोटा मिरर कौन सा होगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सर सबसे छोटा जो मिरर होगा वो होगा 90 सेंटीमीटर वाला। ठीक है। आधे इमेज चाहिएगी। जैसे अगर मैं 6 फीट का हूं तो मुझे कम से कम 3 फीट का मिरर चाहिएगा जिसमें मैं अपने आप को पूरा देख पाऊं। अच्छा, यहां से कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आएगा कि जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो ध्यान रखना, जो आपका प्लेन मिरर होता है उसका जो फोकल लेंथ होती है, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो लगभग लगभग कैसी होती है, वो लगभग लगभग इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। दूसरी चीज क्या, सर अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर से 1 मीटर दूर खड़ा है तो उसका जो इमेज होगा वो भी मिरर के अंदर 1 मीटर दूर होगा। ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। सर एक और चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि प्लेन मिरर के अंदर आपको राइट की जो चीजें हैं वो लेफ्ट दिखती हैं और लेफ्ट की जो चीजें हैं वो राइट दिखती हैं। इसका क्या कारण है, तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ये कहानी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि किसी व्यक्ति, अच्छा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण का उपयोग वाहन के रियर व्यू में किया जाता है। देखो प्लेन मिरर हम लोगों ने पढ़ लिया। सर अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर में एक मिरर आता है आप लोगों के पास जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव, या एक होता है कॉन्वेक्स। पहले हम लोग कॉन्वेक्स की कहानी समझ लेते हैं। सर कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें अंदर से पॉलिश कर देते हैं। अंदर से पॉलिश कर देंगे तो ये परिवर्तन रिफ्लेक्शन कहां से करेगा, ऑब्वियस बात है सर बाहर से रिफ्लेक्शन करेगा, है ना। इसी को हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं और इसी को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है। तो एक्स मतलब क्या होता है, एक्स को दिल से बाहर रखते हो अंदर, सर दिल से बाहर रखना पड़ेगा सर, जाहिर सी बात है सर। तो जो बाहर से रिफ्लेक्शन करेगा वो कॉन्वेक्स, और ओ से उत्तल और ओ से उभरा हुआ, जो उभरे हुए हिस्से से रिफ्लेक्शन करता है वो आपका क्या होता है सर, उत्तल लेंस होता है। अगर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा तो सर उत्तल लेंस जो है ना वो एक बार में बहुत सारी लाइट को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर भी प्रकाश आएगा, यहाँ पर भी प्रकाश आएगा, यहाँ पर भी प्रकाश आएगा। मतलब ये छोटे एरिया में बहुत ज्यादा एरिया को दिखाएगा, है ना। छोटे से क्षेत्रफल में ज्यादा लाइट को कवर करेगा, ज्यादा लाइट को अपने अंदर सोखेगा और हमको ज्यादा ज्यादा सीन दिखाएगा। इसलिए ही इसका उपयोग जो होता है
वो आपके रियर व्यू में होता है। ठीक है, रियर व्यू में इसका उपयोग होता है ताकि छोटे से कांच में आप लोग पीछे का ट्रक भी देख लोगे, कार भी देख लोगे, दोनों के बीच में गैप कितनी है वो भी देख लोगे। दूसरा, इसी का एग्जाम्पल एक और होता है पार्किंग मिरर। आप लोग कभी मॉल वगैरह जाओगे तो वहां पर आपने देखा होगा ना सर, टर्न पे एक बड़ा सा सर्कल लगा होता है, और वो क्या होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसमें आपको पूरा मॉल क्लियरली दिख जाता है। ठीक है क्या? चलिए भाई साहब, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? अभी बोला ना सर, उत्तल दर्पण ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कम एरिया में ज्यादा चीजों को घुसाना है, चीजों को छोटा करना पड़ेगा, हाँ या ना? एक रूम में 50 आदमी भारी भारी थोड़ी बैठेंगे, लेकिन एक रूम में बच्चे 50 बैठ सकते हैं, तो छोटा दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सर, आभासी और छोटा दिखाएगा। और मिरर है तो जाहिर सी बात है सर, अंदर तो आप लोग टच कर नहीं पाएंगे, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, दंत चिकित्सक किस दर्पण का? सर यहाँ पर उल्टा केस होता है। यहाँ पर क्या होता है, उल्टा केस होता है। देखना, मेरी बात को ध्यान से समझना। ये मान लीजिए हम लोगों ने मिरर लिया और इस मिरर के ऊपर हमने बाहर से पॉलिश कर दी। ठीक है सर, एक मिरर जो होता है वो अंदर से, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। मेरी बात आप लोग समझे, केव मतलब होती गुफा, मतलब होती गुफा, और अ से अंदर, तो जो अंदर, गुफा भी अंदर होती है, जो अंदर से परावर्तन कर रहा है वो आपका कॉनकेव मिरर होगा, हाँ या ना? अवतल दर्पण होगा। लेकिन सर इस अवतल दर्पण में गड़बड़ है। अच्छा, क्या गड़बड़ है भाइयों? तो देखो सर, ये ना ज्यादा मात्रा में लाइट नहीं ले पाता है, ये ना कम मात्रा में लाइट एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है क्या? ये क्या करेगा, ये कम लाइट लेगा, और कम लाइट लेने के चक्कर में क्या करेगा सर, जब एरिया कम है, लाइट सॉरी एरिया ज्यादा है और लाइट कम है, तो ये क्या करेगा, चीजों को बड़ा दिखाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, चीजों को बड़ा दिखाता है या फैला देता है। ये लाइट को स्प्रेड कर देगा और चीजों को जो है लार्ज दिखाता है। इसीलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसीलिए इसका जो है यूज होता है आपका डेंटिस्ट वाले मिरर में, क्योंकि डेंटिस्ट को दांत का क्या करना पड़ता है, बड़ा इमेज देखना पड़ता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ बन रही है। फिर दूसरा इसका इस्तेमाल होता है आपका शेविंग मिरर में। शेविंग मिरर में, अरे सर शेविंग मिरर में तो हम लोग घर में प्लेन दर्पण इस्तेमाल करते हैं सर, पापा संडे के दिन, वो वाला नहीं। पुराने जमाने में एक गोल इतना सा कांच चलता था, जिसको देख देख कर जो शेविंग की जाती थी, ताकि उसमें क्या है, छोटे से कांच में दाढ़ी जो जूम करके दिखे, तो सेट करने में आप लोगों को आसानी हो। अच्छा, तीसरा इसका उपयोग कहाँ होगा? सर इसका उपयोग होगा हेडलाइट में, क्योंकि ये लाइट को क्या कर देगा, क्योंकि लाइट को स्प्रेड करके ऐसे फैला देगा। समझ में आई क्या बात? तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये आपका, और ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी का उपयोग सर्च लाइट में भी होता है, ये भी ध्यान रखना, इसी का उपयोग सर्च लाइट में भी होता है। फिर आ जाओ, दंत चिकित्सक हो गया। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखने पर, फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सर ये कॉन्सेप्ट ना हर बार आपसे पूछा जाएगा। देखो ऐसे तो इसमें 6 केस हैं, लेकिन हमको ना सिर्फ 3 केस याद रखने हैं। ठीक है, पहला केस, सर जब वस्तु अनंत पे है, कहाँ है, अनंत पे, और जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ध्यान रखना, जब वस्तु इनफाइनाइट पे है तो उसका प्रतिबिंब पॉइंट साइज का बनेगा, और कहाँ बनेगा सर? फोकस पर बनेगा। दूसरा केस इसका जस्ट उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जो उसकी जो इमेज बनेगा, वो कहाँ बनेगा? वो एक्सट्रीमली लार्ज बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, और कहाँ बनेगा सर? इनफाइनाइट पे बनेगा, बहुत ही दूर बनेगा। इसी कॉन्सेप्ट के कारण आप लोगों ने देखा होगा कि सर टीवी के जो सिग्नल आते हैं ना, वो बहुत दूर सैटेलाइट से, इनफाइनाइट से आते हैं। इसलिए जो हमारी डिश टीवी होती है, उस डिश टीवी को इस तरह का शेप दिया जाता है, और उसके फोकस पर क्या रखा जाता है? वो रिसीवर रखा जाता है, ताकि दूर से आने वाले सिग्नल को फोकस पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाए। ठीक है, तीसरा केस इसका तब बनेगा जब ये बोलेगा कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस केस में जो आपका इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, इक्वल बनेगा, प्लस कैसा बनेगा? रियल बनेगा और उल्टा बनेगा, रियल प्लस इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है क्या? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। बस अब लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सर ये एकमात्र तभी क्या करेगा, ये रियल इमेज बनाए, सॉरी वर्चुअल इमेज तभी बनाएगा, इसके पास वर्चुअल इमेज बनाने की सिर्फ एक ही कंडीशन है,
और वो कंडीशन क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा, जब ऑब्जेक्ट कहां हो जाएगा, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में होगा। तो यहां पर देखो क्या पूछा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनने हैं, तो अच्छा ठीक है, वास्तविक पूछा है ना। यहां पर आपका मैंने बता दिया कहां रखोगे, तो सर फोकस पर रखोगे, दर्पण वस्तु पर फोकस। अच्छा, अवतल दर्पण वस्तु फोकस पर बनाना है। अच्छा, फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो आपका इमेज कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब। तो मैंने आप लोगों को बताया ना, वास्तविक मतलब क्या, रियल। और आपका वर्चुअल कब बनेगा, तो सर हमने अभी देखा कि फोकस और पोल के बीच में बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, मतलब फोकस के बाहर में कहीं भी रख दूंगा तो रियल बनेगा, सॉरी वर्चुअल बनेगा। हाँ अरे क्या पूछा है, फोकस के बाहर रखेंगे तो वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा, ये रहा रियल। तो हम लोग क्या बोल देंगे, सर फोकस और ध्रुव के बीच में नहीं, फोकस से बाहर, बिल्कुल सही। फोकस पर रखेंगे तो भी रियल बनेगा, लेकिन जो बेसिक कंडीशन वो है क्या है, इससे दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे आ जाओ, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि सर जो एक लाइट होती है, जब भी वो मीडियम चेंज करती है, मीडियम 1 मीडियम 2, तो वो अपने पाथ से क्या होती है, थोड़ा सा या तो वो अपने पाथ से दूर चली जाएगी, थोड़ा सा इधर झुक जाएगी, है ना। इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। और ये कब होगा, तो सर जब आपके दोनों मीडियम में जब लाइट एंटर करती है, ध्यान समझना, जब मीडियम में लाइट एंटर करती है तो मीडियम की डेंसिटी के कारण लाइट जो है वो धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसी कारण से उसमें क्या होता है सर, परावर्तन अपवर्तन हो जाता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या पूछेगा कि बताओ ये कब पॉसिबल है, तो ये ध्यान रखना, ये जो अपवर्तन होता है ये लाइट का वेव नेचर शो करता है, ये प्रकाश का तरंग प्रकृति शो करती है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, वायु से कांच के प्रवेश में करने पर क्या होगा। देखो मेरी बात समझना ध्यान से, यहां पर आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप लोग को समझो। दो मीडियम होते हैं, एक होता है सर सरल माध्यम, विरल माध्यम, और एक होता है सघन माध्यम, है ना। ये होता है आपका डेंसर मीडियम और ये होगा आपका रेयरर मीडियम। अब मेरी बात आप लोग समझे, सर डेंसर मीडियम को आप समझो अपना घर, और विरल मीडियम को आप समझो अपना हॉस्टल, ठीक है। अब ये रही सर आपके पास क्या, बाउंड्री, और इस बाउंड्री का ये रहा आपके पास नॉर्मल। मेरी बात आप लोग ध्यान से समझें, सर जब भी आप लोग हॉस्टल से घर जाते हो, जब भी आप लोग हॉस्टल से घर जाते हो, तो हॉस्टल में तो हम लोग दादागिरी करते हैं, घर पे जाते हैं तो शरीफ बनकर जाना पड़ता है ना, दब कर रहना पड़ता है। तो सर जब भी आप लोग ऐसे विरल माध्यम से, ध्यान से समझना, जब भी सर हम लोग क्या करेंगे, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो हम लोग दब कर रहेंगे, मतलब हम लोग अभिलंब की तरफ झुकेंगे, हाँ या ना। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, आप घर से कहाँ जा रहे हो, हॉस्टल जा रहे हो, ये घर से आप कहाँ जा रहे हो, हॉस्टल जा रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही सर पापा रेलवे स्टेशन छोड़ के गए, हाँ भाई पार्टी करेगा, जुगाड़ कर लेना भाई, कहाँ पर क्या बैठना है, कितनी क्या बाटल मंगानी है, हाँ या ना। तो आप लोग क्या करते हो, फिर चोड़ में जाते हो। तो बस अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु से कांच, वायु मतलब रेयर मीडियम, कांच मतलब डेंसर मीडियम, मतलब घर से कहां जा रहे हो, हॉस्टल में जा रहे हो, सॉरी हॉस्टल से कहां जा रहे हो, घर में जा रहे हो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोग दब के रहेंगे, अभिलंब की तरफ झुकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सर अपवर्तनांक क्या होता है, n इक्वल्स टू सी बाय v, मतलब सर प्रकाश की चाल अपॉन मीडियम में प्रकाश, मीडियम में चाल, हाँ है ना। नॉर्मल वैक्यूम में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये भी चाल होगी, ये भी चाल होगी, दोनों स्पीड से स्पीड कैंसिल हो गया, तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कुछ भी नहीं हो जाएगी, ठीक है। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त कौन सी नहीं है, सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीन ही बातों पर निर्भर करता है। एक तो आपका जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, प्रकाश सघन से, ठीक है सर। दो माध्यम होने चाहिए ना, एक सरल, एक सघन और एक विरल, ठीक है सर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से या क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होगा, ये बिल्कुल सही कंडीशन है। डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट नहीं होगा कि सर सघन विरल से सघन में नहीं जाएगी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हीरे की चमक का कारण क्या है,
हीरे की चमक का कारण क्या है सर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे को जिस आकार में तराशा जाता है, अरे ये कौन सा हीरा बना दिया सर आपने? बड़ा सस्ता हीरा है सर। हीरे को जिस हिसाब से तराशा जाता है, उसमें क्या होता है सर, जैसे ही प्रकाश की एक किरण इसके अंदर गई, वो प्रकाश की किरण हर बिंदु से बाहर आती है, इसलिए हमको हीरा जो है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो आप लोग बोलेंगे सर ये क्या होता है? आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कितनी चीजें काम करती है? तो एक आपने देख लिया सर, डायमंड काम करेगा। दूसरा, जो मिराज बनता है रेगिस्तान में, जो मरीचिका बनती है, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। तीसरा, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वाईफाई वाला, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वाईफाई वाला, वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे सर। मृत तृष्णा किस पर आधारित है? अभी जस्ट पढ़ा हमने, मिराज। मिराज जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करेगा। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष कब बनता है सर? जब बारिश भी हो रही होती है और सूर्य का प्रकाश भी आ जाता है। इस केस में जो पानी की बूंदें होती हैं, वो क्या करेंगी सर? वो छोटी छोटी प्रिज्म का काम कर देंगी, जिनके अंदर से प्रकाश जब निकलता है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो ये सर विक्षेपण भी कहलाता है और परावर्तन भी कहलाता है, दोनों ही चीजें यहाँ पर होती है। प्रिज्म प्रकाश का परावर्तन करेंगे पानी के बूंद में, और परावर्तन के बाद क्या होगा सर? व्हाइट लाइट जो है वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, इसी को हम लोग विक्षेपण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद प्रकाश का उसके अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना क्या कहलाती है? तो अभी देखा हमने सर, ये आपका डिस्पर्जन कहलाएगी। फिर आ जाओ, प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? सर बच्चे बच्चे को पता है, जब भी आप किसी प्रिज्म में लेकर जाएंगे, मेरी बात आप लोग समझे, जब भी सफेद प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाएगा, तो वो प्रकाश क्या करेगा? वो प्रकाश सर, वो प्रकाश 3 कलर में विभाजित, मतलब 7 कलर में विभाजित हो जाता है, लेकिन हम लोग 3 ही पढ़ेंगे, क्योंकि साथ में फिर हमारा चित्र बिगड़ जाएगा। तो सर सबसे नीचे कौन होता है? वोयलेट, बैंगनी। तो सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी रंग का, और सबसे कम विचलन लाल रंग का, रेड कलर का होता है। ठीक है क्या? और क्रम आप लोगों को याद रखना है, बेजानी, हप्पी, नाला, विबग्योर। विबग्योर, बेजानी, हप्पी, ना और ला। ठीक है क्या? चलिए, इसी में आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि सर जो लाल रंग होता है, इस लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। इसी लाल रंग की क्या होती है सर? तरंग दैर्घ्य जो होती है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए ये दूर तक ट्रेवल करता है। और जो सिग्नल वगैरह होते हैं वो लाल रंग के इसीलिए बनाए जाते हैं। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। ठीक है क्या? इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, ये भी पूछ लिया जाएगा। और इसकी सर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किसमें होता है? तो अभी हमने देखा बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है। प्रिज्म में कम विचलन किसमें होता है? सबसे कम अभी पढ़ा हमने सर, लाल रंग में होता है। आकाश का नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का जो रंग है वो नीला दिखने का कारण क्या है सर? सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सातों रंग जब वायुमंडल में धूल मिट्टी के कणों से, गैस के पार्टिकल से क्या होते हैं, टकराकर इधर उधर जब बिखरता है, तो जब हमारा कलर बिखरता है तो उसी कलर को हम लोग क्या बोलते हैं सर? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ ये होती है कि सर जो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं ना, उसमें से सबसे ज्यादा क्वांटिटी में नीला रंग होता है। उसी नीले रंग का प्रकीर्णन, बिखराव सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हमको आसमान जो है नीला दिखाई देगा। समुद्र में नीला दिखाई देता है, उसका भी कारण यही है। और जब आपका सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम पे जो हमको आसमान लाल दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सर उस टाइम पे तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है और लाल रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो तीनों ही जो केस है आपका, कौन कौन सा? एक तो स्काई ब्लू क्यों दिखेगा, ओशन ब्लू क्यों दिखेगा, और फिर आपका स्काई जो है रेड क्यों दिखेगा। तो ये सारी की सारी जो कहानी है वो किससे रिलेटेड है? वो प्रकीर्णन पे डिपेंडेंट करती है। ठीक है क्या? चलिए, फिर सूर्योदय और सूर्यास्त अभी बताया, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। फिर आ जाओ, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मेरी बात आप लोग ध्यान से समझा, मानव नेत्र के अंदर सर हमारे नेत्र लेंस में से प्रकाश जाता है।
नेत्र लेंस के बाहर एक शटर लगा होता है जो प्रकाश को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। अंधेरे में बड़ा हो जाता है, उजाले में छोटा हो जाएगा। सर जो प्रकाश की किरण जा रही है वो हमारी आंख के पर्दे पर गिरती है, और हमारी जो आंख का पर्दा होता है उस पर्दे का नाम हम लोगों ने रखा है रेटिना। कहाँ है रेटिना? ये रहा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस तरह कैमरे के अंदर फिल्म होती है ना, आपने देखा होगा पुराने कैमरे में रोल आता था, आपने फोटो क्लिक किया, वो फोटो कहाँ चला जाएगा, प्रिज्म में, उसमें रील में चला जाता है। बस वैसे ही ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। निकट दृष्टि दोष में, सर निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो मेरी बात आप लोग ध्यान से समझे। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु क्लियरली दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी, है ना। जो मायोपिया होता है इसमें क्या होता है, नाम में क्या लिखा है सर, निकट। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, वो अपने रेटिना से पहले ही इमेज बना देता है। ये रेटिना है, ये नेत्र लेंस है। तो सर जो है यहाँ पर प्रकाश मिलेगा तो यहाँ पर इमेज बनेगी तो धुंधला दिखेगा। तो मेरी बात आप लोग ध्यान से समझे, निकट दृष्टि दोष में ऐसा लेंस लगाओगे जो निकट आ रहा है, और निकट आने वाला जो लेंस होता है वो ये होता है। देखो निकट आ रहा है तो कौन सा लेंस हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है क्या। अच्छा अगर आपसे दूरदृष्टि दोष का पूछेगा तो क्या बोलोगे? तो दूरदृष्टि दोष में ऐसा लेंस लगाएंगे भक्तजनों जो दूर जा रहा है ये, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सर हमारी नेत्र लेंस से जो प्रकाश बनता है ना, वो इमेज कहाँ बनाएगा, पीछे बनाएगा, इसलिए इसको पास लाना पड़ता है, हाँ या ना। तो सर इसमें क्या दिखेगा आपको, दूर का तो क्लियर दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा, तो हम बोलेंगे उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आ जाओ आगे, मोतियाबिंद में आंखों पर क्या होता है? मोतियाबिंद आप लोगों ने सुना है? सर ये क्या होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है, हमारी आंख का जो लेंस है उस लेंस के ऊपर हल्के हल्के धब्बे आ जाते हैं, जिस वजह से हमारा विजन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, हमको ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो फिर इसको सफाई होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, मोतियाबिंद का बीमारी बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ, कैमरा और मानव नेत्र में कौन सा भाग बिल्कुल बराबर है? सर अभी मैंने बताया जो रेटिना होगी वो फिल्म होगी, बिल्कुल सही बात है। सर हमारी आंख में भी लेंस होता है, कैमरे के अंदर भी लेंस होता है, सर बिल्कुल सही बात है। सर हमारा जो आइरिस है वही क्या इधर शटर है, ये समझ में नहीं आ रहा है सर, आइरिस क्या है? तो हमारी जो आंख की पुतली है उस पुतली के बाहर एक क्या है सर, एक मेम्ब्रेन होती है, ये छोटी होती है और बड़ी होती है, मतलब ये प्रकाश के कंट्रोल करती है कि कितना प्रकाश हमारी आंखों में जाएगा। जब आप लोग अचानक अंधेरे कमरे से धूप में निकल जाते हो तो आपकी आंखें जो है चकचून दिया जाती है, बंद हो जाती है। कारण क्या है कि सर ये आइरिस जो है क्या कर रहा है, अपनी आंखों को एडजस्ट कर रहा है बाहर की प्रकाश के हिसाब से, ठीक है क्या। तो आप बोलेंगे ये भी सर सही बात है, मतलब उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति क्या होगी? सर कुछ भी नहीं है, शक्ति का फॉर्मूला है 1/f, लेकिन ये सेंटीमीटर में है और हमको हमेशा मीटर में निकालना है। तो सर 1/20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, मतलब 5। देखो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं दिया है, +20 दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ये आपका 5D हो जाएगा। और जब भी प्लस का नंबर आएगा, मेरी बात आप लोग ध्यान से समझें, जब भी प्लस का नंबर आएगा तो आप बोलोगे उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। तो अगर आप लोगों को निकट दृष्टि दोष है ना, जिसमें आपको निकट की वस्तु तो दिख रही है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख पा रही है, तो ऐसे केस में आप लोगों को फिर क्या किया जाएगा, अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। और उसकी जो नेगेटिव पावर होती है, हम लोग जो हमारी उम्र के बच्चे लोग हैं, जो भी आप लोग हैं, आप लोगों को जो भी चश्मा लगा होगा वो माइनस में ही लगा होगा, क्योंकि हमको पास का दिखता है सर, दूर का नहीं दिखता। बूढ़े लोगों को जो चश्मा लगता है वो प्लस का लगता है, क्योंकि उनको पास का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ेंगे। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? लेंस की शक्ति को हम लोग डायोप्टर में नापा जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? सर उत्तल लेंस होता है, उत्तल मतलब उभरा हुआ, ये क्या करेगा, प्रकाश की किरण को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, एक किरण पर ला देता है, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। सर इसके ऑपोजिट अवतल लेंस को क्या बोल देंगे? तो अवतल लेंस को आप लोग बोलोगे डाइवर्जिंग, ठीक है। फिर अंतिम प्रश्न, नहीं अंतिम नहीं, एक और, सर किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? मैंने अभी बताया लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका खतरों के निशान में लाल कलर का इस्तेमाल करते हैं ताकि दूर तक जाए। मूवी वगैरह में देखा होगा ना आपने, सर हीरो जो होता है वो रेल की पटरी पर ऐसे खड़ा है, हीरोइन क्या करेगी, हीरोइन दुपट्टा उड़ाएगी, लाल दुपट्टा उड़ गया, और जो है आपका ड्राइव जो लोको पायलट होता है वो ब्रेक लगा देता है, हीरो बच जाता है।
है ना। तो सिग्नल के बिना ही, ऐसे तो इंडिया है हम लोग, इंडिया में तो सर लाल कपड़ा पड़ा ही रहता है ना। तो वो ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अंतिम प्रश्न पर, यदि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक है तो ये प्रिज्म में सबसे कम विचलन क्यों होता है? तो इसका कारण है कि सर इसका जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम है। ठीक है क्या? इसका अपवर्तनांक कम है, इसकी इसका विचलन कम होता है। और एक बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए, हीरे की चमक, मृग तृष्णा, ऑप्टिकल फाइबर तीनों किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही साथ जुड़े रहे हमारे इस सेशन से, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐसे ही धमाकेदार सेशन। तो आज का वीडियो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। लेब का आपसे वादा है कि हम आपका साथ एग्जाम तक नहीं छोड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।